हेलो टू ऑल। आज का हम ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमें 28 पेज नंबर से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि है गुप्त कला साहित्य विज्ञान का विकास। टॉपिक है गुप्त कला साहित्य और विज्ञान का विकास। इस तरीके से आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि गुप्त काल के अंदर किस किस साहित्य का, किस कला का और किन वैज्ञानिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला और चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस युग की कला में भारतीयकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति और भाव चित्रण और आध्यात्मिकता का अंकन होता है। यानी कि बताया है कि गुप्त काल के अंतर्गत जो साहित्य था, कला था, उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था और यहाँ पर बल्कि काफ़ी हद तक काफ़ी सारे आविष्कार हुए हैं। यहाँ की साहित्य, यहाँ की कला और यहाँ का विज्ञान जो था, इस काल का सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल माना जाता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ इसमें जो टॉपिक है पढ़ने का वो है वास्तुकला। वास्तुकला के संबंध में केवल ये है कि आपको समझना है वास्तुकला होती क्या है। इमारतों पर की गई खुदाई के माध्यम से जो भी चित्रण अंकन किया जाता है, जो उसके सुंदरतात्मक कलाकृतियाँ प्रस्तुत की जाती है, वो वास्तुकला के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार की अब वो वो मंदिरों में की गई कलाकृति हो सकती है, वो किसी स्मारक पर की गई कलाकृति हो सकती है, कोई महल पर की गई कलाकृति हो सकती है। इस तरीके से गुप्त काल के अंदर कौन कौन सी ऐसा कलाकृतियाँ इमारतों पर देखी गई वो बताया जाएगा। गुप्त काल के अंतर्गत वास्तुकला बहुत ज़्यादा फली फूली हुई थी। जैसे अगर आप देखोगे तो जो बताया है सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन मंदिर जो है वास्तुकला के रूप में जाने जाते हैं। और मंदिर किस शैली में बनाए जाते थे? नागर शैली में। इधर आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं थी कि आधार पीठिका थी, गर्भगृह था, सभा मंडप था, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ इसकी विशेषताएं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ सीधा बनेगा, नागर शैली की विशेषताएं बताइए, तो ये वाला इसकी विशेषताएं हैं। इनसे आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। मंदिर किसके बने होते थे? ईंट पत्थर के बने हुए होते थे। इस टाइप के कौन कौन से मंदिर है? उदाहरण दिया है, तिंगवा का वैष्णो मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि हैं। ये आपको याद करने होंगे। साथ में बताया है कि इन सारे मंदिरों की एक सी योजना थी, एक जैसी विशेषताएँ थी। मंदिरों के अलावा इसी तरीके से स्तूप, विहार, गुहाएँ मतलब गुफाएँ, चैत्य और अजंता बाग, एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये उदयगिरी की गुफाएं और मंदिर बहुत ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद मूर्तिकला के बारे में अपन जानते हैं। मूर्तियों का निर्माण, गुप्त काल की मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो उसको मानव आकृति का रूप दिया जाता था। जो मानव आकृति की मूर्तियाँ थी उनके बाल घुंघराले पाए जाते थे। साथ में जो नैन नक्श थे वो तीखे बनाए जाते थे और मूर्तियाँ धातु, पत्थर, मिट्टी सभी तरीके की बनाई जाती थी। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में इस टाइप की मूर्तियाँ मिली हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। साथ में मूर्ति के बाल लच्छेदार होने के साथ ही पीछे प्रभा मंडप पाया जाता है। प्रभा मंडप किसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई मूर्ति अगर आपको बताई है, ये किसी मूर्ति का निर्माण किया गया है, तो उसके पीछे इस टाइप से एक गोलाकृति में बना हुआ होता है शेप, ये प्रभा मंडप के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से प्रभा मंडप इसकी एक विशेषता थी। ज़्यादातर मूर्तियाँ मुद्रा आसन में बनाई गई हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध की भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इस टाइप की जो मूर्तियाँ हैं वो सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में महावीर की मूर्ति, देवगढ़ मथुरा की विष्णु मूर्ति, ऐरन उदयगिरी की वराह मूर्तियाँ भी इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति भी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद चित्रकला के बारे में बताया है। चित्रकला के बारे में आप जानते हैं कि हाथों से बनाए जाने वाले चित्र जो थे गुप्त काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। काफ़ी सारी तरीके के चित्र बनाए जाते थे। चित्रों के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और गुप्त काल में बहुत सारे ऐसे चित्रकार हुए जिनको चित्रों में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने प्रकृति को तो चित्रों के रूप में दिखाया, जानवरों को, प्रकृति को, पहाड़ों को, नदियों को, परंतु उन्होंने मानव को भी बहुत सुंदरता से इसमें प्रदर्शित किया है। साथ में कई सारे भगवानों की भी चित्रकारी की गई है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय पर की गई जो चित्रकारी है वो अजंता की गुफाओं
में मिलने वाली चित्रकारी है, ये आपको याद होना चाहिए, अंडरलाइन भी कर लेना आप। जैसे इसमें लिखा है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्तीर्ण मरणासन राजकुमारी सहित अवलोकीश्वर यशोधरा राहुल के चित्र प्रसिद्ध हैं, और गुफा नंबर 17 जो है उसे चित्रशाला कहा है, ये आपको याद होना चाहिए। एक अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ बन रहा है इस पर कि अजंता की गुफाओं में 17 नंबर की जो गुफा है उसे चित्रशाला कहा गया है। इसके अलावा बाघ की भी गुफाएं बनी है। केश विन्यास पर ज़्यादा ध्यान दिया है, यानी केशों की आकृति पर, प्रसाधन यानी कि जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी जाती थी, कई सारे चित्र, नृत्य संगीत करते हुए बताएं, कई सारे नाटक खेलते हुए दिखाए हैं, अभिनय कला और नृत्य कला को भी सुंदरता से दिखाया गया है। कई सारे चित्र सिक्कों पर भी अंकित किए हुए मिले हैं। साहित्य के बारे में बताया। साहित्य क्या है? लेखन के माध्यम से जब अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है वो साहित्य है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक और निबंध, टीकाएं सब इंक्लूड किए जा सकते हैं। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम है, मृच्छकटिकम है, इस तरीके से कुछ मुख्य इस समय पर जो साहित्यों का निर्माण हुआ है। कालिदास इसी समय के थे, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो है, रघुवंश के महाकाव्य हैं इसी समय के। इधर आप अंडरलाइन करोगे शूद्रक की। मृच्छकटिकम में विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, स्वप्नाथ दत्त भाष का बना हुआ है। ये सब आपको अंडरलाइन करना है, इनको लर्न भी करना है किसके द्वारा कौन सा साहित्य लिखा है। इसके बाद कई सारे संस्कृत में भी लिखे गए हैं, कई पाली भाषा में भी, अलग अलग भाषाओं में काफ़ी सारे लेख लिखे हैं। एक है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें जितने भी ग्रंथ आए उनके नाम आपको याद कर लेने हैं और किसने लिखा है ये आपको लर्न कर लेना है। गुप्त काल में हिंदी विधियों का संकलन, यानी कि गुप्त काल में, यह विधियों का मतलब है कानून। गुप्त काल में जो भी शासक कार्य करता था, अपना राजपाट चलाता था, वो कानून के आधार पर चलाता था, यानी कि गुप्त काल में कानूनों का संग्रह करके पुस्तिका भी लिखी गई है। उस कानून के आधार पर ही वो अपने जीवन को आगे चलाते थे। कोई व्यक्ति ने क्या अपराध किया है उसके आधार पर उसे क्या सज़ा देनी है, यदि वो प्रायश्चित कर रहा है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। सब चीज़ें, सब बातें, सारे कानून धर्म व्यवहार पर निर्धारित हैं, सब चरित्र व्यवहार पर निर्धारित है। जो धर्म, आश्रम, वर्ण के आधार पर जो भी नियम बने हुए थे उन्हें ही कानून के रूप में बना दिया गया था। साथ में बताया है कि न्यायिक विचार, बृहस्पति ने दीवानी और फौजदारी दोनों विचारों का विवेचन किया, यानी गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी मामलों का हल अलग अलग लेवल पर किया जाता था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो टॉपिक है इसको तो आपको टिक कर लेना है विशेष रूप से, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, इस पर प्रश्न अवश्य ही बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पाटलिपुत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में से एक था। हमारे भारत का इतना प्राचीन और इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि इसके अंदर कई सारे तो शिक्षक थे, कई सारे इसमें स्टूडेंट्स थे, विदेशों से लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे। इस विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। जो लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे उनका एडमिशन एंट्रेंस पेपर के थ्रू होता था और काफ़ी इसको विश्व में प्रसिद्धि मिली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, इधर आपको अंडरलाइन कर लेना है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसी तरीके से है। और इसके कुछ कुलपतियों के नाम बताए हैं, उनको आपको याद कर लेना है, नामों को टिक कर लेना है, गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र। इसके अलावा भी काफ़ी रहे हैं पर ये प्रमुख है इसलिए इनके नाम दिए हैं, आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ था। नागभट्ट हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ये इसी समय पर हुए हुए वैज्ञानिक और गणितज्ञों में से एक है। इसी समय दशमलव प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार इसी समय में हुआ था। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे इस समय में उपयोग हुए, काफ़ी सारे आविष्कार हुए, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में हुए। तो इस तरीके से गुप्त काल में काफ़ी सारे वैज्ञानिक और गणितीय आविष्कार हुए हैं। जैसे आर्यभट्ट का नाम आया है, इधर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इन्होंने कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की है उसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। साथ में बताया है कि उनके द्वारा घूर्णन का सिद्धांत भी बताया गया है। घूर्णन का सिद्धांत क्या है? जो कि ये बताता है कि पृथ्वी गोल है और वो किस परिमाप में घूमती है और उसकी दूरी क्या है, उस आधार पर इसका वर्णन किया है। आर्यभट्ट के जो ग्रंथ 10 गति सूत्र और आर्यष्टिक
शतक टीका उन्होंने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गणित के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट बात आई वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर ने जो सिद्धांत लिखा है वो पॉलिश का सिद्धांत है, इसे आप अंडरलाइन करोगे। इनके द्वारा पंच ग्रंथ भी बनाए गए हैं, जिसे सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृत्त जातक आदि ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया है। उन्होंने वर्गमूल घनमूल निकालने की पद्धति भी बताई और खगोल विज्ञान का भी उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। उन्होंने गणित ज्योतिष दोनों के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिया है वो ब्रह्मफुट के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया है। साथ में नेक्स्ट है वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध सिद्धांत अष्टांग हृदय की भी रचना की है। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध उस समय शल्य चिकित्सक थे, वो भी गुप्त काल से ही संबंधित है। उन्होंने वानस्पतियों से औषधियों बनाने का भी वर्णन किया है अपनी पुस्तिका के अंदर, जिसे अष्टांग हृदय की रचना भी उनके द्वारा मानी, वाग्भट के द्वारा मानी जा सकती है। पशु चिकित्सा पर भी काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं। साथ में पलकावत ने हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा है, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में बताया भौतिकी के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे आविष्कार हुए, जैसे कि भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं तो नागार्जुन का नाम आता है और कणाद ऋषि का नाम आता है। कणाद ऋषि ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आपको पता होना चाहिए, इस पर कई बार क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। नागार्जुन भी एक प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा पारद का आविष्कार किया गया था और धातु, चांदी, सोना इन खनिज पदार्थों के माध्यम से प्रयोग किए गए थे। तकनीकी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो धातुओं को पिघलाने और ढालने की कला इसी समय में उन्नत हुई थी। महरौली का लौह स्तंभ भी इसी समय में बना हुआ है। सुल्तानगंज में एक बुद्ध की मूर्ति है जो कि 1 टन तक भारी है और तांबे की बनी हुई है। इसी समय काफ़ी सारे सिक्कों की ढलाई, आभूषण और मोहरों का निर्माण भी हुआ है। इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में आपको बताया है क्या है। गुप्त काल का जो आर्थिक जीवन था काफ़ी समृद्ध माना गया है। उसका जो विस्तृत साम्राज्य था, काफ़ी वहाँ से धन व्यवस्था की प्राप्ति हो जाया करती थी। आर्थिक जीवन के अंदर मुख्य रूप से कृषि कार्य था, पशुपालन था, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य थे। कृषि कार्य के अंदर ज़्यादातर ऐसा माना है जो वहाँ के सामान्य नागरिक थे कृषि कार्य ही किया करते थे। सीजन के अकॉर्डिंग वो कृषि किया करते थे। खेती साल में 1 बार, 2 बार और 3 बार अलग अलग फसलों के आधार पर की जाती थी। उपजाऊपन के लिए वो लोग अधिकतर प्राकृतिक वर्षा के ऊपर निर्भर रहते थे, पर कई बार वो लोग कुएँ वगैरह, नहरों का भी उपयोग कर लिया करते थे। बाजरा, मटर, ईख, ज्वार, धान, गेहूं इन सब की खेती की जाती थी उस समय पर। और ये बताया है कि जो खेती की जाती थी वो 5 प्रकार की भूमि पर की जाती थी, या भूमि को उनके उपजाऊपन के आधार पर 5 भागों में बांट दिया गया था। जैसे कि एक तो हो गई क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, सिल भूमि और अपृहत भूमि, अलग अलग इसके भाग हो गए हैं जो आपको बता दिया है। और पशुपालन, काफ़ी सारे जानवर पाले जाते थे, भेड़, ऊँट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं था, या जिन व्यक्तियों के पास कृषि के लिए ज़मीन नहीं थी वो लोग पशुओं को पालकर अपना जीवन चला लिया करते थे। इनसे दूध, खाल और इनके ऊन बेच करके वो लोग अपना जीवन चलाते थे। इसके बाद उद्योग शिल्प है, काफ़ी सारे उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसे वापस अपन बात करेंगे, महरौली का लौह स्तंभ हो गया, बुद्ध की मूर्ति हो गई, ये शिल्प को प्रकट करने वाले हैं। काफ़ी सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, तो ये शिल्प को प्रकट करता है। ये जितनी भी चीज़ें, जहाज भी बनाए गए, बर्तन भी बनाए गए, धातु के सामान, आभूषण भी बनाए गए, ये केवल अपने देश में उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनको सप्लाई किया जाता था और इनका उद्योग किया जाता था। ताम्रपत्रों का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि ताम्रपत्र जो बनाए जाते थे उनको बेचने खरीदने का भी काम, मोहरों को बेचने खरीदने का और बनाने का काम किया जाता है। गुप्त काल में हमें काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, यानी कि उस समय धन की आवक काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पर स्वर्ण की आपूर्ति भी बहुत ज़्यादा थी, और सामान खरीदने और बेचने के लिए अधिकतर कौड़ियों का उपयोग एज अ मुद्रा, मतलब खरीदने बेचने के लिए रुपये की जगह कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद आपको एक चीज़ इसमें अंडरलाइन करनी है, गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में मिलती है। इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ 3-4 बार आ गई तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके बाद है वस्त्र।
वस्त्र के मामले में भी, वस्त्र निर्माण के मामले में भी गुप्त काल अपने आप में एक प्रसिद्ध काल रहा है। ये जो जानकारी है वस्त्र उद्योग के बारे में वो हमें अमरकोश से मिलती है गुप्त काल की। उस समय माना है जो गुप्त काल के व्यक्ति थे वो बहुत बारीक कपड़ा बनाया करते थे और वो लोग इसका व्यापार करके काफ़ी अच्छा धन कमा लिया करते थे। भारत के वस्त्रों की वैसे ही विदेशों में बहुत मांग थी और उन भारत में जाने वाला जो वस्त्र था, भारत से विदेशों में जाने वाला जो वस्त्र था वो रेशमी वस्त्र, मलमल, तिलन, ऊनी, सूती वस्त्र की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। गुप्त काल में आभूषण भी बनाए जाते थे, रत्नों के बनते थे, सोने के बनते थे, चांदी, रजत यानी चांदी के भी आभूषण बनते थे। बृहत संहिता में बताया 22 प्रकार के रत्नों का वो लोग उपयोग करते थे और बेचते थे। इसमें जो अंडरलाइन करना है, इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी के दांत की बनी हुई मोहरें भी मिली है, यानी वो हाथी दांत से सामग्रियों को बनाकर उन्हें बेचने का भी काम किया करते थे। इसके बाद है श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन से क्या मतलब है कि ये जितना भी व्यापार उद्योग किया जाता था, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक यानी अपने देश के अंदर, बाह्य यानी विदेशों के साथ, इन सब व्यापार और उद्योग को करने के लिए हर एक व्यापारी का अपना संघ बना हुआ होता था। जैसे कि कोई कपड़ा उद्योग है तो उसका अलग श्रेणी संघ हो गया, एक अगर जूते बनाने वालों का एक संघ है तो उनका अलग श्रेणी संघ हो गया। इस तरीके से काम के आधार पर अलग अलग श्रेणी संघ बने हुए थे। साथ में ये बताया जो श्रेणी संघ है अपने कैटेगरी के लोगों में एक जैसी ही वस्तु बनाते थे और उस वस्तु के सेम ही दाम रखते थे, यानी कि दामों को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता था, ना ही ग्राहक के थ्रू हुई ठगी को ये सहन करते थे और ना ही ग्राहक के लिए ये ठगी का उपयोग करते थे। इस संघों के माध्यम से यदि आपस में ही इनके ग्रुप में किसी तरीके की कोई समस्या है तो उसे सॉल्व करने का काम भी ये संघ के मेंबर ही किया करते थे। इनके मेंबर्स का चुनाव आपस में ही ये लोग वोटिंग करके कर लिया करते थे और कोई भी निर्णय करते वक्त भी ये मत के माध्यम से ही उसका निर्णय करते थे। और इनके थ्रू जो बना हुआ निगम था उस निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। अब अपन बात करेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में कि गुप्त काल में किस प्रकार से लोग किन किन आर्थिक गतिविधियों को पूरा करते थे। वे लोग मुख्य रूप से ज़्यादातर गुप्तकालीन युग में प्रजा कृषि कार्यों को करना पसंद करती थी, क्योंकि आसानी से ये उपलब्ध थी ज़मीन और उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि का प्रयोग करके वो गेहूँ, धान, ज्वार, मटर, बाजरा का उपयोग करती थी। इस बारे में अपन ने बात कर ली। पशुपालन के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे गुप्त काल में व्यापार और उद्योग के बारे में। ये भी आर्थिक गतिविधियों का ही एक पॉइंट है। गुप्त काल के अंदर जो व्यापार उद्योग किया जाता था आंतरिक बाह्य दोनों रूप से किया जाता था। आंतरिक व्यापार का मतलब है अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही व्यापार किया जाता था और बाह्य यानी कि अपनी राज्य से इतर राज्यों के साथ भी व्यापार किया जाता था। जिससे आंतरिक व्यापार के बारे में बताया है, नरेशों के हाथ में था। नरेश जा करके यानी कि राजा जा करके माप तोल का ध्यान रखता था, बाट का ध्यान रखता था, निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों के संघ बने हुए होते थे, वो लोग सही कीमतों पर अच्छी वस्तु उपलब्ध करवा दिया करते थे। व्यापार के लिए रोड्स बने हुए थे, सड़कें बनी हुई थी, जहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता था। साथ में बताया किन किन चीज़ों का व्यापार होता था। लोग खाने पीने की चीज़ों का, विलासितापूर्ण वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार के क्षेत्र यानी कि राज्य के अंदर वो कौन कौन सी जगहें थी जहाँ पर व्यापार होता था आंतरिक रूप से? उज्जैन, भड़ोज, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र आदि। इन सब पे आप अंडरलाइन कर लोगे। इन सब में उज्जैन सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापारिक स्थल था, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से किया जाता था। विदेशी व्यापार जिसे हम बाह्य व्यापार भी कह सकते हैं, यानी कि जो गुप्त काल के अंतर्गत भारत के द्वारा चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया और रोमन साम्राज्य, हिंद महासागर द्वीपों तक भी व्यापार किया जाता था। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे। चीन का रेशम जो चीनाशुंक के नाम से जाना जाता था, इसका भी भारत में व्यापार प्रचलित था। रोमन साम्राज्य के पतन से कमज़ोर हुआ पश्चिमी विदेशी व्यापार पुनः वेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद वृद्धि हो गया और उसका भी भारत में काफ़ी सारी वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। भृगुकश यानी भड़ौच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस बंदरगाह के अलावा कैम्बे, सोपार और कल्याण भी प्रमुख बंदरगाह थे, जहाँ से सामानों को लाया और ले जाया जाता था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले समृद्धि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ आप अंडरलाइन करोगे, ताम्रलिप्ति जगह का नाम है। साथ में चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका से भी व्यापारिक जहाज यहाँ आया जाया करते थे। रघुवंश और दश कुमार चरित्र ये क्या है? ये साहित्य हैं। इनमें बताया है कि ताम्रलिप्ति में होने वाला समृद्ध समुद्री व्यापार किया जाता था। तथा हम सभी ये समझ सकते हैं कि
जो व्यापारिक क्षेत्र है उसके माध्यम से गुप्त काल की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी संबल हो चुकी थी। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, पश्चिम में ताम्रलिपि, भड़ोस ये प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पर व्यापार किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राजस्व के स्रोत, यानी टैक्स किन किन जगहों से किस किस रूप में लिया जाता था। भोग, राजा के द्वारा लिया जाने वाला जो भूमि के ऊपर कर था वो भोग कहलाता था। ऊपरी कर या उद्रंग ये भी एक प्रकार का भूमि कर था। ये किस प्रकार, और ये बताया है कि भोग जो है वो राजा हर दिन की फूल सब्जियों के रूप में लेता था कर, क्योंकि फल फूल सब्जियां रोज बिकने जाती थी मार्केट, उसका एक हिस्सा राजा के कर के रूप में आता था, वो भोग हो गया। और ऊपरी कर या उद्रंग ये भूमि कर था। भूमि कर नगद या वस्तु के रूप में दिया जा सकता था। नगद यानी कि जितने भी उपज भूमि है उसकी उपज के एक हिस्से के बराबर मूल्य दे करके टैक्स चुकाया जा सकता था, ये तो नगद रूप में हो गया। और वस्तु के रूप में कैसे दिया जाता था, मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ है तो गेहूं 100 किलो उत्पादित हुआ, उसका एक फिक्स परसेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने माना 10%, तो उसका 10 किलो राजा को चला जाता था कर के रूप में। इस तरीके से दोनों ही प्रकार का होता था। भू कर का उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग लिया जाता था, 1/4 या 1/6 भाग तक कर लिया जाता था। साथ में बताया है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सरल थे, दंड व्यवस्था इतनी ज़्यादा कठोर नहीं थी, लोग सरल जीवन व्यतीत करते थे, उनको किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों में उनका कोई लेना देना नहीं था, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते थे, शाकाहारी प्रकार के थे, किसी प्रकार का कोई मदिरा या कोई नशे वाली वस्तुओं का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया है। साथ में ये बताया है कि गुप्त काल में जो लोग थे वो ज़्यादातर आध्यात्मिक प्रकार के थे, शालीनता से परिपूर्ण थे, और जिसके अंदर हमें भारत की संस्कृति की छाप नज़र आती है। इस समय काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखाई दी, काफ़ी सारे साहित्यों का निर्माण हुआ, कला, विज्ञान, गणित सभी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास हुआ। इसी की वजह से जो गुप्त काल है वो स्वर्णिम काल भारत का कहलाता है। और अंतिम जो इस गुप्त काल से संबंधित टॉपिक है वो फायान का भारत वर्णन है, क्योंकि जो फायान है वो गुप्त काल में ही भारत आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में उसने भारत में भ्रमण किया था। उसने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखा और उसके आधार पर बताया कि समाज कैसा था। प्याज लहसुन नहीं खाते थे, सरल जीवन व्यतीत करते थे, अस्पृश्यता विद्यमान थी, यानी छुआछूत में लोग विश्वास करते थे और वो लोग सादा जीवन जीते थे और अहिंसक थे। धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म भी इस समय प्रचलित में था। ब्राह्मण धर्म में सबसे ऊपर माने जाते थे। सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। धर्म, दान, पुण्य, पाप, कर्म, इनमें वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में क्या बताया, कर का बोझ ज़्यादा नहीं था। न्यायिक जीवन के बारे में, दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, डाकू और चोरों का कोई भय नहीं था, क्योंकि लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं थे। उसके बाद नगरों के बारे में फायान ने क्या बताया है कि प्रसिद्ध नगर उस समय जो थे, श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, ये सब उजड़ने लगे थे और नए व्यापारिक नगर बसने लगे थे, जैसे उज्जैन, कन्नौज आदि। सभी आधारों पर बताया है कि जो व्यापार है वो कौड़ियों या वस्तुओं को लेन देन करके समृद्ध किया जाता था। पाटलिपुत्र के निवासी संपन्न थे, यानी ज़्यादा धनवान थे। लोग दान देने और जनहित कार्य करने के लिए तैयार रहते थे, यानी वो लोक कल्याण में विश्वास रखते थे। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था गुप्त काल का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है चोल प्रशासन और कला साहित्य, पेज नंबर 34 पर। उससे पहले का सब कुछ कट हो चुका है तो हमें नहीं करना है। आज हमने जितना पढ़ लिया है मैं उससे संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं कंप्लीट। ये हैं आपके गृह कार्य या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 अति लघुतरात्मक प्रकार के पहले दूंगी मैं आपको। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 2 है,
चित्रशाला किसे कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, अष्टांग हृदय की रचना किसने की? और अंतिम प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रकार का, श्रेष्ठी कौन थे? अब मैं आपको बताऊंगी लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न। टिप्पणी दीजिए। इसमें आपको टिप्पणियाँ देनी है कुछ टॉपिक्स पर। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा घूर्णन का सिद्धांत, नेक्स्ट है गुप्तकालीन मूर्तिकला। और एक मैं आपको निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न दे रही हूँ, वो है गुप्तकालीन सामाजिक गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समय से समय अपना जो काम है कंटिन्यू रखना है, अपनी नोटबुक प्रिपेयर रखनी है और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।